हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर। इधर प्रकृति करण और नित्या के कमरे के बाहर खड़ी अंदर झांक रही थी। पीछे से ऋतिक उसके कंधे पर टैप करते हुए, ये क्या कर रही हो तुम? प्रकृति उसके हाथ को झटकते हुए, अरे वो किस कर रहे हैं, मुझे देखने दो। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति के कान को पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? प्रकृति सिर उठाकर ऋतिक की तरफ देखे मासूम से चेहरा बनाकर बोली, मैं कुछ नहीं देख रही थी, मैं तो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। ऋतिक प्रकृति का मासूम से चेहरे को देख अपनी आईब्रो चढ़ाकर, अच्छा, लेकिन अभी कोई कह रहा था कि उसे किशन चिन्ह देखना है। ऋतिक के बाद प्रकृति जल्दी से ठीक से खड़ी उसके हाथ को पकड़ कर बोली, अरे इस तरीके से किसी के कमरे में ताका झांकी नहीं करना चाहिए। चलो चलो हम चलते हैं। ये कहते हुए प्रकृति रीति को खींचते हुए कमरे की तरफ ले आती है, जहाँ रीति उसे दीवार से सटाकर उसके बिल्कुल नज़दीक आकर कहता है, तुम चाहो तो हम दोनों शीन बना सकते हैं। ये सुनकर प्रकृति रीति के सीने पर हाथ रखकर, अरे नहीं, हमें नीचे नाश्ता पर जाना है, मेहमान आया है ना। ऋतिक प्रकृति के बाद उसे कुछ कहता उससे पहले ही कोई उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है, जिसे सुनकर प्रकृति जल्दी से ऋतिक को खुद से दूर कर देती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने शेरवन खड़ा हुआ था। शेरवन प्रकृति को देखकर अपना सिर झुकाकर बोला, मैडम बॉस से बात करनी है। ये देखकर प्रकृति छोटा सा मुंह बनाकर, अरे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। ऋतिक प्रकृति को अपनी तरफ मोड़ कर बोला, तुम बाहर जाओ। प्रकृति ऋतिक के बाद अपना सिर हिला देती है और वहाँ से जाने लगती है तो शेरवन ऋतिक से कहता है, नीचे रोनी, रानी और पूर्वी आए हैं। पूर्वी के नाम को सुनकर प्रकृति के कदम रुक जाते हैं और वो सिर घुमा कर ऋतिक को घूरने लगती। वहीं ऋतिक शेरवन की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए, तो चलो। इतना कहकर ऋतिक कमरे से बाहर आकर जाने लगते हैं तो प्रकृति उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, तुम्हें तो रोमांच करना था ना, मैं फ्री हूँ। ऋतिक प्रकृति के चेहरे को देखते हुए बोले, तुम्हें जलन हो रही है? प्रकृति अपना सिर पूरी तरीके से नहीं में हिलाकर बोली, नहीं, मेरा मूड बन गया है। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति के गाल पर हाथ रख दिया, हम रात को कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल के लिए उनसे मिलने दो। इतना कहकर ऋतिक जाने लगता है तो प्रकृति उसे खींचकर दीवार से लगा उसके गले पर मार देती है। सेल्वन उन दोनों को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है। प्रकृति ऋतिक के गले पर लव बाइट्स देने के बाद उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए चूमने लगती है और हल्का सा बाइट कर लेती है, जिससे ऋतिक के निचले होठ से हल्की सी ब्लीडिंग होने लगती है। ऋतिक उसका प्रकृति को कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए हल्का सा स्मूच करता है तो उसे अपने मुंह में ब्लड का स्वाद आने लगता है, जिस कारण वह प्रकृति से दूर होकर कहा, बस करो। प्रकृति ऋतिक के कॉलर को पकड़कर बोली, मुझे वो नहीं पसंद। ऋतिक कॉलर को छुड़ाते हुए बोला, और मुझे ये नहीं पसंद। इतना कहकर ऋतिक नीचे की तरफ चला जाता है। प्रकृति उसे गुस्से में जाता हुआ देखने के बाद सेल्वन से, शल्लू बोल रही हूँ, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेल्वन प्रकृति के बात पर धीरे से बोला, मैडम आप मुझे शेरवन कह सकती हैं, प्लीज़ बॉस के सामने सल्लू मत कहना कीजिए, वरना किसी दिन वो मुझे गोली मार देंगे। मैं उसे बम से उड़ा दूंगी अगर उसने तुम्हें कुछ कहा तो, इसलिए मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने सेल्वन को चकवाना देते हुए कहा, जिस पर सेल्वन निराशा से अपनी गर्दन हिलाकर ऋतिक के पीछे चला जाता है। प्रकृति उसे जाता हुआ देखने के बाद खुद भी जल्दी से उनके पीछे आ जाती है। नीचे लिविंग हॉल में पूर्वी रोनी और रानी को लेकर आए हुए थे। रोनी और रानी ऋतिक को देखकर भागकर उसके पास आ जाते हैं तो ऋतिक रोनी को गले लगाने के बाद रानी को सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, कैसे हो तुम दोनों? रोनी ऋतिक के बात पर मुस्कुराते, आपको पता है ब्रो, इस बार मुझे स्कॉलरशिप मिला है। रानी रोनी के बाद ऋतिक की तरफ देखते हुए छोटा सा मुंह बना, ब्रो मेरी कोई गलती नहीं है, रोनी भाई ने मेरी नोटबुक्स पानी में गिरा दी है। रोनी रानी की बात पर उसे घूर कर, गलती तुम्हारी जो हर वक्त पेंटिंग करती रहती है, नोटबुक को लेकर क्या करोगे? ऋतिक उन दोनों की कहानी को सुनते हुए पूर्वी की तरफ देखकर बोला, मैं लोगों को बोर्डिंग स्कूल भेजने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें एक कोई दूसरी जॉब देखनी होगी। ऋतिक की बात सुनकर पूर्वी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन कोई गलती है क्या ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, रोनी और अनिका बड़े हो रहे हैं तो उनकी स्टडी भी अच्छी होनी, इसलिए मैं उन लोगों को बेंगलुरु भेज रहा हूँ। रोनी ऋतिक की बात सुनकर उसकी तरफ देखे बोले, लेकिन क्यों, हम नहीं जाएंगे? प्रकृति नीचे आते हुए रोनी से बोले, हम मिलने आते रहेंगे। प्रकृति के एक बार फिर ऋतिक के घर में देखकर पूर्वी की आंखें छोटी हो जाती। प्रकृति उसे घूर कर देखने के बाद रोनी और रानी के पास आकर घुटने को बल बैठते हुए बोले, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। रोनी और रानी प्रकृति की तरफ देखते, आप कौन हो? प्रकृति उन दोनों के बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर ऋतिक की तरफ इशारा करते हुए बोले, आपको ब्रो की वाइफ, मतलब आप दोनों की भाभी। पूर्वी हैरानी से ऋतिक की तरफ देखते बोले, आपने शादी कर ली? ऋतिक अपना सिर हिलाते बोले, हाँ, और रोनी और रानी की अगर किसी की केयर करनी होगी तो प्रकृति कर लेगी। ऋतिक के बात सुनकर प्रकृति बोली,
हो मैं कर लूँगी, मुझे बच्चे पसंद है। जिसे सुनकर पूर्वी हल्का सा मुस्कुराते हुए रोनी और रानी की तरफ देख, तो आप दोनों अपनी भाभी के साथ रहना, फिर कुछ दिन बाद आपके भैया आपको बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। प्रकृति पूर्वी को घूरते हुए रोनी और रानी की तरफ देखकर बोली, नहीं आप दोनों यहीं रहोगे। ऋतिक प्रकृति की तरफ देखता है तो प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए ऋतिक से कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, जब तक इन लोगों के हायर क्लासेस खत्म नहीं हो जाती ये लोग यहीं रहेंगे। प्रकृति के बाद सुनकर पूर्वी ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, क्या ये रोनी और रानी के समझ जाएगी? कुछ महीने के लिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। ऋतिक ने कहा। जिसे सुनकर प्रकृति ऋतिक को घूर कर देखती है, लेकिन ऋतिक उसकी नज़रों को इग्नोर कर देता है। ऋतिक प्रकृति की नज़रों को इग्नोर कर सेलवन की तरफ देखकर रोनी और रानी के लिए रूम रेडी करो और पूर्वी के लिए भी एक रूम रेडी कर दो। सेलवन प्रकृति की तरफ देखने के बाद अपना सिर हिला देता है तो पूर्वी रोनी और रानी की तरफ देख कर कहते हैं, रोनी अनिका से आप लोग अपने ब्रो के साथ रहोगे, हम बहुत इंजॉय करेंगे। रोनी और रानी पूर्वी की बात पर खुश होते हुए ऋतिक को गले लगाना, तो ऋतिक उनके पीठ को सहलाते हुए पूर्वी की तरफ देखकर कहता है, शेरवन के साथ जाकर इन लोगों का सामान पैक करके ले आओ। पूर्वी ऋतिक के बात पर कुछ पल सोच कर बोली, ऋतिक मिस मैरी आपसे मिलना चाहती थी, क्या हम साथ चले? ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए रोनी और रानी की तरफ देखकर बोला, आप लोग अपनी भाभी के साथ रहो, मैं आप लोगों का सामान लेकर आता हूँ। रोनी और रानी ऋतिक की बात पर अपना एक नज़र प्रकृति की तरफ देखते हैं और रानी रोनी के हाथ को पकड़ लेते, जिस पर रोनी ऋतिक की तरफ देखते हुए कहता है, हमें आपके साथ जाना है ब्रो। ऋतिक रोनी की बात सुनकर प्रकृति की तरफ देखते हुए, तुम भी चलो। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, घर में मेहमान आए हुए हैं, उन्हें इस तरीके से छोड़कर जाना सही नहीं होगा। प्रकृति के बाद पर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए पूर्वी की तरफ देख कर बोला, पूर्वी मैं मिस मेरी के बाद में मिलने चला जाऊँगा, तुम फिलहाल के लिए सामान लेकर आ जाओ। पूर्वी ऋतिक के बात पर खटास भरी नज़रों से प्रकृति को घूरते अपना सिर हिलाकर शेरवन के साथ बाहर की तरफ चली जाती है। उनके जाने के बाद ऋतिक रोनी और रानी की तरफ देख प्रकृति की तरफ इशारा करके बोला, रोनी रानी आप दोनों समझदार हो और प्रकृति मेरी वाइफ है, मतलब आप दोनों की भाभी और भाभी मम्मी की जैसी होती है और आप दोनों से वो बहुत प्यार करेगी, इसलिए उनसे झगड़ा मत करना और प्यार से बात। ऋतिक की बात सुनकर रानी प्रकृति के सामने आकर, आप हमसे मम्मी की तरह प्यार करोगे? प्रकृति घुटनों के बल बैठकर रानी के चेहरे को पकड़कर अपना सिर हिलाते हुए, हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी। जिसे सुनकर रानी प्रकृति को गले लगाते हुए, तो मैं आपके भाभी कह सकती हूँ। रानी के बाद पर रोनी बोली, भाभी क्यों कहेंगे, ब्रो की बीवी कहेंगे, अच्छा लगेगा। ऋतिक रानी के सिर पर थप्पड़ मारता है तो रानी मुंह बना लेता है। वही प्रकृति रानी के बात पर मुस्कुराते हुए कहते, आप दोनों को जो अच्छा लगे मुझे कह सकते हो, हाँ तो हम आपको माँ कहेंगे। रोनी के मुस्कुराते हुए कहा। जिसे सुनकर प्रकृति मुस्कुराते अपना सिर हिला देती है और ऋतिक की तरफ देखती है तो ऋतिक उसके पास आकर उसके कान में कहता है, बच्चे चाहती थी ना, देखो 2 बच्चे की माँ बना दी है मैंने तुम्हें। जिसे सुनकर प्रकृति ऋतिक के पेट पर मुक्का मारने के बाद रोनी और रानी की तरफ देखकर बोली, बच्चों चलो हम नाश्ता करते हैं, बाकी आपके ब्रो बहुत खटूस है। प्रकृति के बाद पर रोनी और रानी मुस्कुरा देते तो प्रकृति उन्हें लेकर डाइनिंग तरफ चली जाती। करण, नित्या और चित्रांग भी आ जाते हैं और सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। शारंग, बिल्ला, मृत्युंजय और महक। शारंग बिल्ला वापस आ चुके थे। अब एक महक के सीने से लगातार रोज जा रहा था। उसने महक के मंगलसूत्र को काफ़ी कसकर पकड़ लिया था। महक ने साड़ी पहनी थी जो कि मृत्युंजय ने उसके लिए ऑर्डर किया। सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। आखिर में मृत्युंजय महक के पास जाकर अव्यक्त को अपनी गोद में लेकर उसके पीठ पर थपथपाते हुए, अभी स्टॉप केयरिंग। अव्यक्त मृत्युंजय के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरकर रोते हुए उसे सूखने लगता है। जिसे देखकर मृत्युंजय वैशाली की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये रात को भी रो रहा था? वैशाली अपना सिर पूरी तरीके से नहीं में हिलाकर बोली, नहीं आराम से सो गया था, लेकिन सुबह से रोए जा रहे हैं। हमने फ़ोन किया लेकिन आप दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वैशाली की बात सुनने के बाद महक घूरकर मृत्युंजय की तरफ देखती है, क्योंकि मृत्युंजय ने ही किसी के डिस्टर्ब ना करने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ किया था। मृत्युंजय महक के घूरते हुए नज़र को खुद पर महसूस करके इधर उधर देखते हुए अव्यक्त की तरफ देखता है, जो कि अब चुप होकर मृत्युंजय को टुकुर टुकुर देख रहा है। मृत्युंजय अव्यक्त को चुप देखकर राहत की सांस भरते उसके माथे पर चुम कर बोला, मेरी औलाद ज़्यादा मत रोया करो। अव्यक्त मृत्युंजय के बात पर रोने जैसा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है तो मृत्युंजय उसके सिर को अपने सीने से लगा लेता है और सहलाने लगता है। रिदम, जो कि रिद्धिमा के गोद में था, उन दोनों की तरफ देखे जा रहा है, जिस पर राजीव उसे अपनी गोद में उठाते हुए, तुम्हारे डैडा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें अपने बेस्टी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर राजीव रिद्धिम के सिर को सहलाने लगता है तो रिद्धिम भी राजीव के सीने में अपना सिर रख लेता है। तभी कशिश अपनी बेटी को नीचे ले आता है। उसके पीछे मीरा भी आ जाती है और उसी वक्त सुधांशु भी आ जाता है। सुधांशु मीरा को देखकर थोड़ा सा ठिठक जाता है और अपने ख्यालों को झटक कर मृत्युंजय की तरफ देखकर कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
सुधांशु को देखकर मृत्युंजय तिरछा मुस्कुराते हुए कशिश की गोद में सो रहे उसकी बेटी की तरफ इशारा करके बोला, ठीक है, बात कर लेना, पहले मेरी सुंदर सी भांजी से तो मिलो। महक मृत्युंजय की बात पर घूरकर उसकी तरफ देखने के बाद सुधांशु की तरफ देखते हुए, निश्चित इतनी सुबह यहाँ? सुधांशु महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, हाँ दीदी, मुझे कुछ बात करनी थी। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, इसलिए चल मेरे से। महक ने सुधांशु के हाथ को पकड़ते हुए, जिसे देखकर मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, रुको, मेरे साले को मुझसे बात करनी है ना, तुम बाद में बात कर लेना। सुधांशु दोनों से अपना हाथ छुड़ाने के बाद कशिश से बोला, और मुझे आपसे भी बात करनी है। कशिश हैरान होकर खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझसे बात करनी है। सुधांशु आंखें छोटी करते हुए बोला, आप मेरे सामने हो तो आपसे ही कहूँगा ना। सुधांशु की बात सुनकर कशिश अपना सिर हिलाते हुए, बोलो क्या कहना है। सुधांशु कशिश की बात सुनकर सब लोगों की तरफ देखने के बाद उसकी तरफ देखने लगता है तो कशिश कहता है, क्या हुआ? कोई ऐसी बात है जो सबके सामने नहीं कह सकते। सुधांशु कुछ पर सोच कर बोला, मैं कहने के लिए तो सबके सामने कर सकता हूँ, लेकिन मृत्युंजय आंखें चढ़ाते हुए बोले, लेकिन क्या? विप्रो नीचे आते हुए सुधांशु की तरफ देखकर, सिद्धू तुम कल रात से गए ही नहीं हो क्या? विप्रो को देखकर सुधांशु 2 कदम पीछे होकर बोला, तुम दूर रहो मुझसे। विप्रो नीचे आते हुए अजीब सा मुंह बनाकर, अरे मैंने क्या किया जो इस तरीके से भगा रहे हो? सुधांशु विप्रो की बात पर अपने दांत पीसते हुए, तुम बेशरम आदमी, कल मुझे उसे रेस्टोरेंट में किस करने की कोशिश कर रहे थे। विप्रो सुधांशु की बात सुनकर बुरा सा मुंह बना, देखो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मर्दों में इंटरेस्ट आने लगा, और मुझे पता है कि तुम लड़के हो, लेकिन आजकल तो गे होने का ट्रेंड चल रहा है, क्या पता तुम भी हो तो। वर्षा ने नीचे आते हुए कहा, जिसे सुनकर विप्लव सिर घुमाकर वर्षा की तरफ देखो किडनैपर भाभी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अपने में इमोशंस पर अच्छे से कंट्रोल है, अपने हार्मोन्स पर अच्छे से कंट्रोल है, मैं 100% एक मर्द हूँ। विप्लव के बाद पर वर्षा अपना सिर हिलाते हुए सुधांशु की तरफ देखकर, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। सुधांशु अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए, मैं मजाक नहीं कर रहा है, इसने कर कितना पी रखा था, मैं होश में था, मैंने एक बूंद भी नहीं पी। अपनी शिफ्ट खत्म करके मैं सीधा यहाँ आ रहा हूँ। सुधांशु की बात सुनकर मृत्युंजय विप्लव को, तुमने ड्रिंक किया था? विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिला कर बोला, मुझे अपना एक दोस्त मिल गया था, वो बेचारा काफ़ी उदास था, इसलिए मैं उसे कंपनी दे रहा था। विप्लव की बात पर सुधांशु से आंखें दिखाते हुए, वो कोई दोस्त नहीं था बल्कि एक किडनैपर है जिसने नित्या को किडनैप किया। सुधांशु की बात पर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। मीरा हैरानी से सुधांशु की तरफ देखते हुए, नित्या? सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, हाँ नित्या। मैं पहले उस आदमी को नहीं पहचान पाया, लेकिन उसका एक और दोस्त आया, चोटी वाला, जिसने मुझे गोली मारी थी। विप्लव अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए, लेकिन यार मुझे तो कोई चोटी वाला याद नहीं है, तुझे कहाँ से याद आ रहा है? बेबरित पियकर सोया हुआ था और ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। सुधांशु ने विप्लव को चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुनकर अव्यक्त रोने लगा और समृद्धि भी रोने लगा। उन दोनों को रोता हुआ देख कर रिदम भी रोने लगता है। मृत्युंजय अव्यक्त को रोता हुआ देख कर उसे महक की गोद में देते हुए, रोना बंद करो। अव्यक्त महक की गोद में आते हैं, उसके मंगलसूत्र को फिर से कस कर पकड़ लेता है और उसके सीने से लगकर चुप हो जाता है। मृत्युंजय अमृत के गोद से समृद्धि को लेकर चुप करवाते हुए रिदम की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा दोस्त चुप हो गया ना, तुम भी चुप रहो। रिदम जो कि अव्यक्त को चुप देकर खुद चुप हो चुका था, मृत्युंजय की बात तो फिर से राजीव के सीने पर अपना सिर रख लेता है। मृत्युंजय समृद्धि को थपथपाते हुए सुधांशु की तरफ, तुम जरा धीरे बात करो, यहाँ पर बच्चे और मुझे अच्छे से पता है कि करण चावला इंडिया में। कशिश मृत्युंजय की बात पर बोला, और तुमने मुझे ये बताना जरूरी भी नहीं समझा। मृत्युंजय कशिश की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, उन लोगों ने शोभित की जान बचाई है। मृत्युंजय की बात सुनकर सुधांशु उसे देखकर बोला, जान बचाई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन लोगों ने जो इलीगल काम किया है, एक लड़की को किडनैप किया है, उससे बच जाएंगे। आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर बोला, और पुलिस को कॉल करके क्या मिलेगा? नित्या और करण की शादी हो चुकी है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गलत है वो गलत। एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के अपने साथ रखना गैर कानूनी है। मृत्युंजय सुधांशु की बात को सुनकर महक की तरफ देखते हुए बोले, महक तुम अपने भाई को यहाँ से लेकर जाओ। तभी एंट्रेंस से आवाज़ आती है, शायद हम गलत समय पर आ गए। सब लोग सिर घुमाकर उसे तरफ देखते हैं जहाँ पर पटियाला सूट में नित्या खड़ी हुई, जब उसके बगल में बिजनेस सूट में करण था और उसके साथ चित्रांग भी था। चित्रांग को देखकर सुधांशु महक की तरफ देखते हुए, दीदी ये वही है जिसने मुझे गोली मारी थी। करण सुधांशु की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, चित्रांग ने तुम्हें गोली नहीं मारी थी, मैंने तुम्हें गोली मारी थी। चित्रांग ने तुम्हारे सिर पर मारा था क्योंकि तुम बीच में होशियारी मार रहे हो। करण की बात सुनकर सुधांशु नफरत से उसे देखते हुए बोला, तुम? मृत्युंजय समृद्धि को अमृत की गोद में देकर सुधांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सुधांशु चुप रहो। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ हताश नजरों से देखने के बाद महक के पास आ जाता है। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते हुए करण के पास आकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण हल्का सा मुस्कुरा कर नित्या की तरफ इशारा करते हुए बोला,
मिस्टर सारंग, नित्या मित्तल परिवार की बेटी और उसके भाई की बेटी हुई है जिसे वो देखना चाहती है, इसलिए बस उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। करण की बात सुनकर मृत्युंजय नित्या की तरफ देखते हुए कशिश की तरफ इशारा करके, वो रहा तुम्हारा भाई और उसकी बेटी और तुम्हारी भाभी। नित्या मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिलाते उनकी तरफ जाने लगते हैं तो मृत्युंजय बीच में कहता है, रुको। नित्या रुकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, जिस पर कशिश मृत्युंजय से बोला, हम बाद में बात करेंगे जय। मृत्युंजय अपना सिर नहीं महिला का बोला, बिल्कुल नहीं, अभी बात करेंगे। चित्रांग मृत्युंजय की बात सुनकर, 4 लोगों के बीच में किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं होती। 4 लोगों के सामने मर्डर करने की कोशिश करना और इसे एक्सीडेंट दिखाना भी अच्छी बात नहीं होती। मृत्युंजय ने चित्रांग को जवाब दिया, जिसे सुनकर चित्रांग मृत्युंजय को देखते हुए, प्यार और जंग में सब जायज है, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। चित्रांग की बात सुनकर मृत्युंजय उसे 2 मिनट घूरने के बाद नित्या की तरफ देखकर, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगो अभी। नित्या चित्रांग की बात सुनकर सुधांशु के सामने आकर खड़ी हो जाती है तो सुधांशु कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर नित्या सुधांशु की तरफ देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। नित्या को चुप देकर सुधांशु से झांकते हुए बोले, क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नित्या सिर उठाकर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, थैंक यू मुझे उस दिन बचाने की कोशिश करने के लिए, और सॉरी मेरे कारण तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। नित्या की बात सुनकर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कोई बात नहीं, जब से मेरा जीजा मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी ज़िंदगी एडवेंचर से भर गई है, इसलिए तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। सुधांशु की बात पर नित्या नम आँखों से उसे देखते हुए बोले, आई एम सॉरी सिद्धू, मैंने तुम्हें पाने के पागलपन में ध्रुवी को मारने की कोशिश कर उसे बाथरूम में बंद करना चाहा, लेकिन उसकी जगह बॉबी उस हादसे का शिकार हो गई। नित्या के बाद सुधांशु हैरानी से उसे देखते हुए, व्हाट? नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, आई एम शट अप, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नित्या। सुधांशु ने बीच में गुस्से से कहा। इस कारण सुधांशु के सामने आकर खड़ा हो नित्या की तरफ देखकर, तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपनी भतीजी से मिलो। करण की बात पर विप्लव उसकी तरफ देखते हुए, उसने भाभिया को मारने की कोशिश की, उसे शर्म नहीं आती, उसने पागलपन को प्यार का नाम दे रही है। विप्लव के बात पर कारण उसकी तरफ देखते हुए बोला, सिल्ली बाय, चुप रहो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी